और लोगों की घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसके अनुरूप उम्मीद भी जगी। हालांकि लोगों को ऐसा कुछ लग रहा था कि कई योजनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन वो योजनाएं बंद नहीं हुई और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद उनकी उम्मीद और बढ़ी और उन्हें फायदा भी मिला। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनके काम करने का ढर्रा बदला और त्वरित जो उनके डिसीजन रहे, काम करने का जो अंदाज रहा, वो भी देखने को मिला कि कितनी गंभीरता के साथ वो अपने काम में लग गए थे। और 60 दिवसीय कार्य योजना की बात करें तो काफी उसमें हमें इंप्लीमेंट सिरोही क्षेत्र में देखने को मिला और कई काम ऐसे थे जो अधिकारियों से मिलने के लिए आम जनता को बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जन सुनवाई में भी विशेष तौर पर लोगों को अच्छे से रेस्पॉन्स भी मिला और उन्हें उनकी समस्या का समाधान भी हुआ। जी धन्यवाद। अब हम मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्रीमान अशोक फडणवीस साहब को कि वो पधार रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, महान कैलाश जी शर्मा जी, पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी, ईटीवी चैनल के हेड आदरणीय जगदीश जी और यहां उपस्थित ईटीवी चैनल के सभी रिपोर्टर बंधु, इसमें कोई शक नहीं कि आज देश के 17 प्रदेशों में और विशेष रूप से राजस्थान में ईटीवी जनता की आवाज बनकर के उभर के सामने आया है। ईटीवी जनता की आवाज बना है। जनता की समस्याओं को समय समय पर उठाया गया। सरकार ने अच्छे काम किए तो सरकार की प्रशंसा भी की गई और यदि सरकार ने गलत काम किए तो उस गलत कामों को भी इंगित किया गया। यह भी सच है कि आम आवाम पत्रकार के सामने अपने दिल की बात रखता है। यदि हम आम से बात करें तो वो हमारे मुंह के सामने हमारी बात करता है, परंतु पत्रकार के सामने वो अपनी दिल की बात करता है। और ये भी सच है कि पत्रकार में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाले की आंखों को पढ़ करके वो आदमी क्या महसूस करता है उसको भी पढ़ लेता है। पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का एक मजबूत पिलर है जो सही आईना दिखाता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि ईटीवी में यह सब खूबियां हैं। अभी कातिल साहब कह रहे थे कि हमने किसी को भी अंदेशा नहीं था कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 163 सीटें जीत करके आएगी। और यह भी सच है कि उस समय ईटीवी ने यह भी कहा था कि राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी किसी की नहीं आ रही। परंतु राजस्थान प्रदेश की जनता ने 2003 से लेकर के 2008 तक का वसुंधरा जी का कार्यकाल भी देखा था और उसके पश्चात 2008 से लेकर के 2013 का गहलोत जी का भी कार्यकाल देखा। 2008 से 2013 का भी कार्यकाल देखा,
जब जनता ने दोनों कार्यकाल का तुलनात्मक विश्लेषण किया तो जनता ने इस बात को महसूस किया कि राजस्थान प्रदेश का भला, राजस्थान प्रदेश को आगे यदि कोई बढ़ा सकता है तो वसुंधरा राजे जी बढ़ा सकती हैं। यही कारण रहा कि राजस्थान प्रदेश की जनता ने भरपूर सहयोग आदरणीय वसुंधरा जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। और यही कारण रहा कि आज तक जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से चुनाव हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी प्रदेश में इतने भारी बहुमत से सरकार नहीं बनाई। यह पहला राजस्थान प्रदेश है, पहली भारतीय जनता पार्टी है और पहला मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी हैं जिन्होंने इतने भारी बहुमत से राजस्थान प्रदेश में सरकार बनाई। और यह भी तय है कि इस बार आदरणीय वसुंधरा जी का जो मिशन 25 है, लोकसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान प्रदेश में आएंगी और एक नया कीर्तिमान पुनः राजस्थान प्रदेश में बनाया जाएगा। और आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश का इतना विकास आदरणीय वसुंधरा जी करेंगी कि आने वाले काफी समय तक, सालों साल तक कांग्रेस का यहां नामो नाम नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज जगदीश जी आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अशोक जी, आपने चैनल का यथार्थ को मैडम के सामने रखा। अब मैं आदरणीय मैडम को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले जरूर कहूंगा जो 25 की 25 सीटें होगा, मैं ये जो 25 से 25 सीटें मांग रहे हैं ये मैडम ठीक नहीं है। पहले भी आपने 21 सीटें दी, 40-50 तो छोड़ते ताकि विपक्ष तो रहे। प्लीज मारेंगे मुख्यमंत्री जी। मैंने विपक्षी छोड़ा। ईटीवी के हेड अभी जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अशोक परनामी जी, पद्मश्री डॉक्टर पनगड़िया जी, आदरणीय कैलाश जी महंत और ईटीवी की पूरी उपस्थित टीम, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज इसी बहाने आप लोगों से मिलने का मौका मिला। वैसे मैं, क्योंकि यही एक ऐसा फोरम होता है जिस फोरम के अंदर खरी खोटी सब सुनने को मिलता है। मैं ईश्वरी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने मेरा मन तो खुश करा दिया, शरद ने भी करा दिया, परंतु ईटीवी के हेड साहब ने और किसी से जो भी क्रिटिसाइज करना चाह रहा होगा उसको मौका ही नहीं दिया। पर फिर ये तो तरीका है और ईटीवी की स्पेशलिटी है। कातिल साहब की स्पेशलिटी है क्योंकि मैं 5 साल कातिल साहब के साथ काम करी हूं तो मुझे अच्छी तरह से उसका भी ज्ञान है। और मैं हमेशा यही कहती थी, उस समय भी कहती थी, इट इज बेटर टू हैव कातिल साहब ऑन योर राइट साइड देन ऑन द रॉन्ग साइड। और मैं यही सोच रही थी कि जब उन्होंने कहा कि मैं वीआरएस लेके निकलना चाहता हूं, मैं ये ईटीवी में जाना चाहता हूं, तो सबने यही कह दिया होगा ये कातिल साहब, ये तो वसुंधरा राजे का चैनल है। तो मैंने कहा कि कातिल साहब बहुत समय नहीं होगा, अभी पार्टी आ गई है, इससे अपने को बहुत ही तुरंत मालूम हो जाएगा, उन लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि एक चैनल है तो किसका है। ये चैनल मैं समझती हूं कि एक ऐसा चैनल है जो सबकी बात सबके सामने रखने की कोशिश करेगा, एक मिडिल ऑफ द लाइन रास्ता लेने की कोशिश करेगा। और मैं ये सोच रही थी कि ये क्या निकालेंगे, क्या नई बात निकालेंगे जिससे ये चैनल एक अलग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कातिल साहब की पट्टी जो चलती है उस पट्टी के द्वारा, तो मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा कातिल साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप बस इसी में ना तो लाइए ना मेरे को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आऊं ही ना आपके उस चैनल के ऊपर, क्योंकि आगे चल के मेरे को फिर से 163 सीट लेने हैं।
अब मेरे को वो हालत नहीं बनानी है जो पिछले 5 साल में मेरे आगे जाने वालों की हालत हो गई थी। मेहरबानी करके ईटीवी के हेड और ईटीवी के सब स्ट्रिंगर्स और सब लोग जो काम करते हैं, पूरे परिवार को मैं कहना चाहती हूँ, मुझे मेहरबानी करके उसमें से छोड़ दीजिए। अब ये कहना है इनका है कि संभावना का खेल है राजनीति, और वो हैरान है कि मैंने किस भगवान से और क्या किया जिसकी वजह से ये 163 सीट लेके आ गई। तो वाकई में हैरान है। इसका मतलब ये कि ये टीवी को नहीं मालूम था कि कितने सीट मिलने वाले हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि है ये ग्रास रूट चैनल, और मैंने भगवान से तो प्रार्थना तो की क्योंकि उनके बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं है, परंतु साथ में हमने मेहनत भी की, और वो मेहनत हमारी जो 5 साल की थी वो रंग लाई। ये पिछले 5 साल की सो कॉल्ड मेहनत जो है वो सबको देखने को मिली, और एक मेहनत से दूसरे मेहनत से तोला गया तो जनता ने तय किया कि जो मेहनत 2002-03 से लेके 2008 तक थी उस मेहनत के साथ हम जाना चाहते हैं, और लोगों ने प्यार दिया। ये तो दिल जीतने का काम था कातिल साहब, इसमें राजनीति नहीं थी। अगर राजनीति करते हो ना तो हर जगह पे राजनीति करते हो तो मार तो खाना ही है। कहीं कहीं अपने को प्रेम से दिल जोड़ने की जरूरत होती है। जब सच्चाई आ जाती है, जब लोगों को लगता है कि ये यहाँ कपट नहीं है, जब लोगों को लगता है कि जब कोई बात कहता है उस बात के ऊपर वो खड़ा उतरेगा, जब उसकी परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद जनता छोड़ती नहीं है। और हो सकता है कि पिछले बार जो हुआ वो एक एबरेशन था, क्योंकि मैं मानती हूं कि जनता भी इस चीज को समझ गई है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड करने की जरूरत है, और जो कोई काम स्टेट के लिए अच्छा नहीं करता है तो उसको पनिश करने की जरूरत है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इसी तरीके से स्टेट चलाने वालों की भी, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं है। यही समझो कातिल साहब सीईओ, हम सीईओ, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। इतना ही है कि सीईओ किस तरीके से अपने लोगों के साथ, अपने दिल के साथ, अपने दिल से जुड़ता है, वो चीज को लोग ध्यान में रखते हैं, और अगर आप सही तरीके से चलोगे तो वापस आने का बहुत अच्छा काम। अब ये है ग्रास रूट चैनल। लोग जो इसके ऊपर देखते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लोग समझते हैं कि अगर ईटीवी कुछ कह रहा है तो वो सच कह रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपन अपने रास्ते से हटे नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। फिर आप किसी काम के नहीं रहे, आप तो बोलते रहो जितना भी बोलना है, जनता कहेगी यार ये तो ईटीवी है। तभी आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी जब उनको लगता है कि ईटीवी कभी इस लकीर से अलग नहीं हो सकती। जो ईटीवी कहेगी वो सही निकलेगा। कहीं गलती हो जाती है तो पूरी क्रेडिबिलिटी लाइन पे लग जाती है। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जरूरी है कि कंपटीशन में अपन आए। ये जरूरी है कि हम पूरे देश के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन करें। हम चाहते हैं क्योंकि हमारे में भी, मुझ में भी गर्व है। क्या कर रहे हो? ऐसी तो हालत नहीं होनी चाहिए ये टीवी की। देखो क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी अच्छी बातें कहने वाली थी आपके लिए, अब क्या करूंगा। मैं वही पढ़ रही थी, ईटीवी लॉन्चेस 5 न्यू 24 रीजनल न्यूज चैनल्स। कंग्रेचुलेशंस। वो भी सही है कि अपार्ट फ्रॉम कातिल साहब आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड हैव डन इट। देखो, नो वन एल्स कुड हैव डन इट कातिल साहब। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम था, और लोग कहते थे कि ये तो डूबता हुआ चैनल है, ये चैनल क्या ऊपर उठ सकेगा। पर राजस्थान सरकार ने जब अपना एक नुमाइंदा वहां छोड़ा, हमें यही सोच के छोड़ा था कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, वो जाएगा तो वो ईटीवी को भी ऐसे पीछे नहीं छोड़ेगा, और उसको उठा के आगे करने का काम भी करेगा, और उसने करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। एवरीबडी कांट डू इट, एवरीबडी कांट डू इट। बट मेरी सोच है कि आने वाले समय के अंदर मेहनत बोलेगा। अगर मेहनत करते हैं सब लोग
तो ये चैनल आगे भी बढ़ेगा और लोग इसकी प्रशंसा भी करेंगे। 1 साल हो गया, मैं अभी बैठी थी, अब चुनाव प्रचार में हम लोग फिर निकलने वाले हैं। मैंने कल से 2 तारीख से 24 तारीख तक हम सड़क पे होंगे। तो मैं ये कह रही थी सब लोगों को कि April 4 लास्ट ईयर हमने यात्रा चालू की थी और अप्रैल के ही महीने के अंदर अभी 1 साल पूरा हो जाता है, सांस लेने को मौका ही नहीं मिला है। मेहनत, क्योंकि वो चुनाव खत्म होते ही वो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होते ही सरकार बनी, सरकार बनते ही मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोगों ने ना तो गुलाल का, ना आतिशबाजी का खेल किया, ना क्षेत्र के अंदर जाके हो हल्ला मचाया। 163 सीट लेके हम तो सोच रहे थे कि राजस्थान के अंदर एक 10-15 दिन तो हल्ला ही हल्ला होगा, परंतु आप लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। मेहनत में हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। 2 महीने लगातार बैठ के 12-12 घंटे काम किया, सब लोगों ने किया। उसके बाद तुरंत ही चुनाव फिर आ गए और अब चुनाव के बाद मैं समझती हूँ कि फिर से काम में लगने का काम होगा। तो हम लोगों के लिए तो 1 साल पहले से, 5 साल का काम है, परंतु 1 साल पहले से ही हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। ये समझिए 6 years ऑफ हार्ड वर्क। तो कभी कोई मेरे से पूछता है कि आपने क्या किया, तो कातिल साहब, द आंसर इज हार्ड वर्क। देयर इज नो एंटीडोट, देयर इज नो एंटीडोट टू हार्ड वर्क। कोई अगर ये समझे कि मैं तो इतना हैंडसम हूं, मैं इतना अच्छा बोलता हूं और मेरी इतनी कला है मेरे पेन में और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से लोगों से मिलजुल के बात भी कर सकता हूं, तो मेरे को तो कौन रोकेगा। ये समझ के चलिए कि आगे जाके गिरना ही है। जो व्यक्ति वो कहता है कि ठीक है, मैं ड्रेस सेंस में अपना इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं अपने बोलचाल, जिस तरीके से मैं इंटरव्यू करता हूं उसमें मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं लिखा पढ़ी के अंदर अपना इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं पढ़ के जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो मान के चलिए उसका सक्सेस तो होना ही होना है। सो देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। इस चीज को अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड आजकल के जमाने में मैं देख रही हूं कि समथिंग लाइक 13,000 चैनल्स एंड न्यूज पेपर्स अब देश के अंदर आ गए हैं। एवरीवन इज कंपीटिंग एक दूसरे से। इन दैट कॉम्पिटिशन हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम अपनी कैसे क्रेडिबिलिटी बनाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम तो आप लोग चौथा स्तंभ करते करते अभी 1 2 3 प्लस चौथा स्तंभ, इस चौथा स्तंभ अपने लिए दैट इज टू कंफर्टेबल। ये कंफर्ट लेवल हम आपको देने वाले नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन यह है कि चौथा स्तंभ हो, बट चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते कि बिकॉज हम चौथा स्तंभ, मेरे को प्रिविलेज है। मेरे को प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि चौथा स्तंभ है इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। सो प्रिविलेज एंड जिम्मेदारी एक साथ चलती हैं। आप खाली एक तरफ का आउट ले लो कि भाई मेरे को प्रिविलेज ही प्रिविलेज मिले और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मान के चलिए कि इट इज अ कंप्लीट डेजिग्नेशन फॉर फेलियर। पर अगर आप ये कहते हो कि मैं जिम्मेदारी पे खरा उतरूंगा, तो ये मान के चलिए कि प्रिविलेज अपने दरवाजे पे आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता यू रिस्पेक्ट मी। रिस्पेक्ट अपने काम से, अपने व्यवहार से मिलता है। अगर आपका काम ही वैसा नहीं है, आपका व्यवहार ही वैसा नहीं है, तो आपके सामने तो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर आपकी पीठ के पीछे जो बात करेंगे वो अच्छा नहीं रहेगा। और मैं समझती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है कि फेस पे आदमी क्या कहता है वो तो मेरे फेस पे कहेगा ना, 1 to 1, पर पीछे मेरे क्या क्या सुनाता है सब लोगों को, कितने हजारों लोगों को सुनाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें अगर उसका रिस्पेक्ट है तो फिर मैं समझती हूँ कि उसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्न्ड, इट कैन नॉट बी डिमांडेड। इसलिए आप लोग सब अभी आए हो, बहुत सारे लोग अभी अभी नए भी जुड़े होंगे, मैंने बहुत अच्छा लंबा काम चला है राजस्थान के अंदर। मुझे नहीं मालूम कि आपने चला के 272 के ऊपर ला के रखा है या और कोई आपका इरादा होगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो 272 हो गया। देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दोस 272। क्षेत्र के अंदर मिलोगे तो मेरे को ये देखना है, आपकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कातिल साहब को मैं जानती हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हो। आप ही कहना नहीं मैं ईटीवी हूं, इससे मेरे मिलना ही मिलना है, नो। इट डिपेंड्स हाउ मच ट्रस्ट आपने बिल्डअप किया है, क्योंकि जो इंटरव्यूड है
वो भी उस इंटरव्यूई के पास और इंटरव्यूअर के पास जाता है जिसके ऊपर उसको भरोसा है। उसको ये अपने मन में मालूम होना चाहिए कि मैं अगर इनके पास गई तो ये मेरी बात को तोड़ मरोड़ के नहीं रखेगा, और जैसे मैंने कही है उस बात को वैसे ही रखेगा। वो एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि ये मेरा भरोसा है कि मैंने अगर इसको इंटरव्यू दिया तो जो मैं लाइन ले रही हूं उसको अच्छी तरह से जनता के पास पहुंचाने का काम करेगा। अगर मेरे को विश्वास नहीं है, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगी, तो फिर आप घूमते फिरना और फिर मेरे सामने तार ठोक के कहना मेरा राइट है, आपको देना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है राइट। इसलिए यू एंड आई, हमारा और आपका बहुत लंबा चौड़ा काम साथ मिलके ही है। जो हमारी पोजीशन में है या जो राजनीति में चलता है और जो प्रेस में है, उनका एक बहुत ही अजीब किस्म का रिश्ता है। हम आपके बिना नहीं, आप हमारे बिना नहीं चल सकते। तो जब वो स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति के अंदर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। कोई ये सोचे कि कोई धमका है और धमका के वो आदमी दूसरा डरेगा, तो एक चीज ध्यान रखना कि वो जो धमकाते हो ना, जिसको धमकाते हो उतना ही धमका सकते हो कि एक दफा पीठ उसकी दीवार पर लग जाएगी तो वो भी काटेगा। इसलिए धमकाने से कुछ काम नहीं होता है। काम जो भी होगा वो प्यार से होगा और एक पार्टनरशिप के साथ होगा। मैं आपकी मदद करूंगी, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि व्हेन आई नीड यू, उस समय आपकी भी मदद मेरे को मिलेगी। वन वे ट्रैफिक नहीं होता, राइट? बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों के आगे समझ में नहीं आती है। हमको मालूम है कौन कहाँ जुड़ा है, किसकी तार कहाँ है, कौन किसको क्या बात कहता है। तो भैया कहलवा देना, पूछवा देना, करवा देना। हो गए 10 साल मेरे भी यहाँ। तो क्या है कि जब आप लोग मिलते हो ना, जब आप बातें करते हो तो हमें मालूम पड़ जाती है कि इसके पीछे है कौन। तो मेरा ये कहना है कि एक दूसरे से आपको मालूम होता है कि ये कुछ सीख पढ़ के आई है, हमको समझाने के लिए आई है, ताकि हम उनके ट्रैक में पढ़ के और वही बात कहें जिससे उनका काम बन जाता है। वो तो हमारे दोनों का ऐसे ही काम है। इसीलिए मैं कहती हूं कि थोड़ा सा ऑनेस्टी ये जरूरत। वंस ट्रस्ट टूट जाता है तो चांसेस बहुत कम है कि वो ट्रस्ट फिर बिल्डअप हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। बहुत सारे यंगस्टर्स यहां बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स भी बैठे हुए हैं। उन सीनियर्स से आप लोग सीख तो लोगे ही लोगे, परंतु और जूनियर्स जो यहां बैठे हुए हैं, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। एक ऐसे चैनल के साथ आप लोग जुड़े हो जिसका आज पूरे देश के अंदर नाम हो गया है। उस चैनल का नाम इसी तरीके से रोशन हो, इसी तरीके से उसका असर आपके ऊपर पड़े, क्योंकि आपका चैनल रोशन होता है जब आप चाहते हो, कहते हो मैं ईटीवी का हूं, तो लोग आपको रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो दोनों के लिए अच्छा है। और इसलिए मैं कहती हूं कि जरूरी है कि आप जब आगे चलोगे तो उसका लाभ लेते हुए अपने आप को एक ऐसा रिपोर्टर बनाओ जिसके लिए और जिसको सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं। यू आर वेरी लकी कि आपके पास एक ऐसा हेड है चैनल के अंदर जो सब चीजों को अच्छी तरह से समझता है, पॉलिटिक्स को भी समझता है, ब्यूरोक्रेसी को भी समझता है, और कठिन से कठिन मुसीबतों से आपको निकाल भी सकता है। नहीं तो जैसे प्रणामी जी ने कहा, वो 85-89 सीट वाली जो बात है ना, वो किस तरीके से हम लोगों को समझाएं कि हाँ वो हुई थी, अब गलती हो गई। और मैं इसलिए कह रही हूं कि प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्शंस बड़ा मुश्किल काम है, इट्स नॉट इजी। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप लोग सब ये कर सको। एज क्लोज एज यू कैन गेट, दैट इज फ्रॉम द वर्क। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एमएलए अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एमपी अच्छा काम कर रहा है, और वहां से हम लोगों को फायदा मिल जाएगा। काफी साहब, मेरा सुझाव है कि आप लोग अपने जो स्ट्रिंगर्स, जो आपके क्या कहते हैं रिपोर्टर्स हैं, वो लोग जो है एक्चुअली में हम लोगों की भी मदद करें, हमको बताएं कि एक्चुअलिटी क्षेत्र के अंदर क्या है, उसको बड़ा चला के नहीं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि यहां जयपुर में बैठे बैठे हम लोग आउट ऑफ टच हो जाते हैं क्षेत्र के साथ, और ये मैं मानती हूं कि है। क्यों? कि जब हम लोग 11 दिन की यात्रा पे गए भरतपुर संभाग के अंदर,
तो कई अधिकारियों ने मेरे से ये कहा, काय को अपन कर रहे हैं, काय किसको दिखाना चाहते हैं, ये कोई जाके क्या देखेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। परंतु वही अधिकारियों ने मुझे बाद में कहा कि मैडम अच्छा हुआ आपके साथ हम गए, क्योंकि हमने देखा उस क्षेत्र के अंदर एक्चुअली में क्या कुछ कानूनी हुआ है। आपके बिजली के पोल टेढ़े मेढ़े वैसे खड़े हैं, उनके ऊपर तार खींचे नहीं गए हैं। दिस इज 60 years of work। तो ये चीज हमने जब जाके क्षेत्र के अंदर देखा तभी तो मालूम पड़ा। पर आप लोग वहां घूम रहे हो ना, वो सच्चाई क्या है वो मत बताओ हमको, ये मत रंग बिरंगा उसको कर करा के आप हमको ये मत बताओ जो टेलीविजन पे अच्छा लगता है। आप वो बताओ जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाता है। और मुझे मालूम है कि टीआरपी मजा नहीं आता उसमें, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन देखना चाहता है, कहां टीआरपी मिलेगी। परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप टीआरपी मत करो, टीआरपी करो, परंतु ये भी बहुत जरूरी है, इसमें ही क्रेडिबिलिटी अपनी बनेगी। सरकार भी नोट लेगी कि हाँ ये देखो हमने देखा बताया वो गांव-गांव के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। सरकार भी नोट लेगी, उसका काम भी करेगी, उसको चेंज भी करने की कोशिश करेगी, और साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि देखो बढ़िया रिपोर्टर है, उसने जाके जो बात बताई वो सही था। अब कोई कोई रिपोर्टर वैसे भी हैं जो जानते हैं कि कोई जाने वाला नहीं है, और कौन जाएगा मुगलपुरा गांव के अंदर, धौलपुर के बिहार के अंदर कोई जाने वाला तो है नहीं, लिख लो अच्छी सी कहानी, एक दिन पकड़े जाओगे, फिर मुसीबत होगी। तो मेरा ये कहना है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हो तो लेट मी टेक द क्रिटिसिज्म एंड लेट मी वर्क द क्रिटिसिज्म एंड लेट मी पुट चेंज इट ऑन द ग्राउंड, तभी तो फायदा होगा। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हम लोगों के बीच में, उस चीज को हम और आप दोनों इस्तेमाल करें। पट्टी तो ठीक है कातिल साहब, कभी कभी अच्छा है, पर ये जरूरी नहीं है कि पट्टी अपने को बार बार लगातार ही चलाने की जरूरत है। सो मेरा आज के दिन जो आपने ये कार्यक्रम रखा, ये मुझे लगता है कातिल साहब ने एक मौका दिया मुझे आपसे मिलने का, क्योंकि मुझे तो कोई बड़ा फंक्शन मैंने कोई सब कुछ दिखाई दे नहीं रहा, फर्स्ट मीडिया फंक्शन, तो मैं तो मीडिया फंक्शन में तो वैसे भी नहीं जाती हूँ, परंतु दिस इज अ डिफरेंट केस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू टुडे एंड आई होप कि आने वाले में ये जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स हम लोगों ने दिए हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स विल बी टेकन टू हार्ट एंड वर्कड इन द स्पिरिट, जिस स्पिरिट के अंदर हम आपको दे रहे हैं। मैं फिर से आप लोग सबको बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को एक ऐसा मंच मिला जहां मैन जी भी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, हमारे पद्मश्री डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब को तो आई रिस्पेक्ट इमेंसली एज यू नो, एज आई डू मैन जी। तो एंड देन इज बीन ऑल पुट टुगेदर बाय अ वेरी एबल, क्रिएटिव, talented head, Mr. Katil. Thank you very much, all of you. थैंक्स मैम, आपके व्यस्त क्षणों में से क्वेश्चन मैं आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी के बारे में जो भी उन्होंने सुझाव, गाइडेंस, मार्गदर्शन दिया है, हम पूरे तौर पे उसको निभाएंगे। और मैं सब रिपोर्टर्स पे आह्वान करता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है बिना किसी कलर के, वो आप हमें चैनल तक भेजें, चैनल पे चलेगी, मुख्यमंत्री जी देखती हैं और सोर्सेज भी हैं सूचना पहुंचाने के। तो चैनल वास्तव में सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करे, कंस्ट्रक्टिव ब्रिज का काम करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और एक बात जो मुख्यमंत्री जी ने टीआरपी के बारे में कही, आपको जानकर प्रसन्नता होगी मैम कि मैंने अपने आप को ईटीवी चैनल से अपने आप को टीआरपी के बंधन से मुक्त कर लिया है। आज से 6 महीने पहले हमने टीआरपी कंपनी को लिख के दे दिया है कि हमें 1 करोड़ रुपए आपको नहीं देना है, हमें आपकी टीआरपी नहीं चाहिए, हम टीआरपी से मुक्त हैं। उसका कारण ये हुआ सोना तो उसका कारण क्या होगा? कारण यह है कि टीआरपी के सेंटर होते हैं एक स्टेट में 8 या 10, राजस्थान में 9 सेंटर हैं। केवल 9 शहरों में अगर आप चैनल का मूल्यांकन करते हैं तो टीआरपी का पता लगता है। और मेरे यहाँ तो हुक्म 9000 पंचायतें टीआरपी सेंटर हैं।
एवरी ग्राम पंचायत इज ए टीआरपी सेंटर फॉर मी, क्योंकि हमारी टीआरपी ये है कि चैनल गांव तक पहुंचता है कि नहीं, उस पंचायत में कोई देखता है कि नहीं।